एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर नीट में पूछे ही जाते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टायर बायोलॉजी, पूरी की पूरी बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जहां से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिविहान. दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बेटा, आपको पता है कि एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जरूर नीट में पूछे ही जाते हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज के हमारे इस सेशन में हम एंटायर बायोलॉजी, पूरी की पूरी बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जहां से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से सेशन की शुरुआत करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर ये नॉस्टॉक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है. तो इसमें आपको बकायदा ये जो शीट, म्यूसिलेजीनियस शीट है, और इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो स्पेशलाइज्ड सेल, दैट इज द हीटेरोसिस्ट, ये दे रखा है. ठीक है, हीटेरोसिस्ट पता है आपको, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए है. तो ये हीटेरोसिस्ट शो हो रखा है. दिस इज द म्यूसिलेजीनियस शीट. बकायदा यहाँ की लेबलिंग से या फिर इसके पहचानने से क्वेश्चन आता है. इसके बाद अपन डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया अपन पढ़ते हैं कि कोकाई शेप है, बेसिलस है, स्पाइरल शेप्ड है, विब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड है. तो आप जैसा कि देख सकते हैं गोल गोल यानी कि स्फेरिकल शेप्ड, इट इज कोकाई. बेसिलस यानी कि रॉड शेप्ड ऑफ बैक्टीरियम आपको ये दिख रहे हैं, ये बेसिलाई है. ये आप देख सकते हैं विब्रियो इस तरीके से कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, दिस इज द विब्रियो. और ये है स्पाइरला. सो ये डायरेक्ट इनके शेप ऑफ द बैक्टीरिया से भी क्वेश्चन आता है. तो दिस इज द कोकाई, ये रॉड शेप बेसिलाई, ये कॉमा शेप विब्रियो और ये स्पाइरला. ठीक है, नेक्स्ट बात करें. अब अधिकतर इनमें से जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार वो ऐसा आता है कि यूलोथ्रिक्स दे दिया, ठीक है, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टेओटा. तो पहले तो आपको डायग्राम पहचान में आना चाहिए कि इसमें से यूलोथ्रिक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, स्पायरोगायरा का कौन सा है, डिक्टेओटा का कौन सा है, पोरफायरा का कौन सा है. तो एक तो मतलब सिर्फ डायग्राम, लेबलिंग ना भी पूछे तो आप ये पहचान पाओ कि मैम ये जो ऐसे गोल गोल वाला दे रखा है ना, एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी डॉटर कॉलोनी है, ये पैरेंट कॉलोनी है, और ये वॉल्वॉक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, तो गोल वॉल्वॉक्स में बनता है. यूलोथ्रिक्स के अंदर इस तरीके से ये कैसा लंबा सा डायग्राम. तो आपको ये इसमें लेबलिंग नहीं, ये डायरेक्ट लिख दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूलोथ्रिक्स है, ये वॉल्वॉक्स है. फिर आप इसमें ब्राउन एल्गी के अंदर देखोगे लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टेओटा. इसमें आप देखो ये यहाँ पर ये होल्ड फास्ट दे रखा है नीचे, ये ऐसा टाइप है, और ये फ्रॉन्ड है लैमिनेरिया के अंदर. दिस इज द लैमिनेरिया. इसमें होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड है. यही बात मैं फ्यूकस की बात करूं, वही होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट है, ये वही फ्रॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर आप ये देखो एयर ब्लैडर दिख रहे हैं और मिडरिप भी प्रेजेंट है, दैट इज द फ्यूकस. डिक्टेओटा के अंदर वो वही स्टाइप और ये फ्रॉन्ड दे रखा है. तो आप बकायदा ये मुझे साल याद नहीं आ रहा, बकायदा नीट में पूछ रखा है. तो अधिकतर इसमें जो क्वेश्चन आया था डायग्राम से, वो इनकी लेबलिंग से नहीं आते. सबको पता होगा मैम ये फ्रॉन्ड है, ये एयर ब्लैडर सबको पता होगा, ये मिडरिप सबको पता है, ये होल्ड फास्ट है सबको पता है, ये स्टाइप है सबको पता है, ये स्टाइप है, ये फ्रॉन्ट है, ये एवरीबडी नो कि व्हाट इज फ्रॉन्ट, व्हाट इज होल्ड फास्ट, व्हाट इज टाइप. यहाँ पर एयर ब्लैडर दिख रहे हैं, पता है. अब आपको ये कि जब एयर ब्लैडर और ये मिडरिप है, यानी कि आप डाल दोगे फ्यूकस. ठीक है, ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर लैमिनेरिया और ये थोड़ा सा ब्रांचिंग फॉर्म में डिक्टेओटा है. ऐसे आपको बकायदा अगर ये डायग्राम दे दे और पूछने को है कि लैमिनेरिया कौन सा है, फ्यूकस कौन सा है, डिक्टेओटा कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए. फ्रॉन्ट का अलग से पोरफायरा के अंदर दे रखा है, रेड एल्गी के अंदर ये पॉलीसिफोनिया मेन एक्सिस और उससे ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है, उसके बाद ये ब्रायोफाइट्स के अंदर देखो आप, ये मेल और फीमेल है, कैसे पता लगेगा. तो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर लिखेगा तो क्लियर हो जाएगा, मेल थैलस और फीमेल थैलस. बाकी आप इसमें गैमा कप्स देख सकते हैं. ठीक है, ये आर्किगोनियोफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर है, ये गैमा कप्स देख पा रहे हो, और ये राइजोइड्स है. वेरी इजी. ठीक है, चलो ऐसे ही फिनेरिया गैमेटोफाइट के अंदर देखोगे. ठीक है, कि ये फिनेरिया के अंदर ये स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट में अपन ने बात की थी कि क्या क्या होता है. देखो गैमेटोफाइट में देखो ये आपका मेन एक्सिस है. ठीक है, ये राइजोइड्स हो गया. ठीक है, इसमें ये लीव्स दिख रही हैं आपको, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द लीव्स. ये सीटा है और ये आपका कैप्सूल है. कैप्सूल, सीटा, लीव्स, ये आपका मेन एक्सिस और ये राइजोइड्स. ठीक है, फिनेरिया के अंदर. ऐसे ही स्फैग्नम के अंदर देखोगे तो ये आपको ब्रांचेस दिख ही रही हैं. ठीक है, आर्किगोनियल ब्रांचेस और ये एंथ्रीडियल ब्रांच. ये इतना ज्यादा नहीं पूछता, इसमें लेबलिंग से नहीं पूछेगा. क्वेश्चन पूछेगा तो डायग्राम बना के दे दिया. अब आपको पहचानना होगा कि दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फैग्नम.
ठीक है, जर्म लेयर से आता है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ बाहर का एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर होंगी। आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा। फिर सीलोमेट, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एसीलोमेट कंडीशन तो ये रही। सूडो सीलोमेट कंडीशन के अंदर बकायदा आपका मतलब ये डायग्राम पहचानना ही आना चाहिए कि मैम सूडोसीलोमेट तो आप आराम से, मतलब इसमें तो इट इज नॉट लाइंड बाय द सीलोम, एसीलोमेट में, सीलोमेट में इट इज लाइंड बाय द सीलोम। सूडोसीलोमेट में आप ये देखो ये ऐसे स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है, तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा मैम ये सूडोसीलोमेट है, ठीक है। एसीलोमेट तो देखते ही क्लियर हो गया, और ये सीलोमेट कंडीशन है बकायदा ऐसे वाली। इसमें क्वेश्चन क्या आता है मैम, इसमें सिंपली यही क्वेश्चन बनेगा। अपन ने थ्योरी भले ही कितनी पढ़ रखी है, अरे ऑब्वियस सी बात है एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन बनते हैं वो अलग चीज है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 डायग्राम्स दे देंगे, या तो मैचअप्स के फॉर्म में पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि इसमें से सीलोमेट कंडीशन कौन सी है। तो ये पूरा सीलोमेट कंडीशन है, ये ए सीलोमेट है दिख ही रहा, और ये स्कैटर्ड है पाउचेस के फॉर्म में, ये सूडो सीलोमेट कंडीशन है। वेरी इजी, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आते हैं, तो अब आप इसको जैसे भी, इसमें भी ये पहचानना आना चाहिए। जैसे बर्गर शेप नहीं दिख रहा प्लेट में, जैसे ये बर्गर सा रखा हुआ है, और बर्गर ऐसे ये उल्टा यू बना रहे हैं वैसा दिख रहा है, तो यू से यू स्पोंजिया ऐसे याद रख लो। ऐसे 2 खरगोश के कान बना दिए साइकन के अंदर, ठीक है, और ये कांटेदार स्पॉन्जिला है, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। ये बर्गर टाइप, बर्गर उल्टा यू है तो यू स्पॉन्जिया, 2 खरगोश के कान, ये साइकन, ठीक है, और ये स्पॉन्जिला। याद करने का तरीका बता रही हूँ, बकायदा डायग्राम को पहचानने से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको तो पहचानना आसान है, एडम्सिया और ऑरेलिया को। ये देखो ऐसे ही आपको ये इस तरीके से, और ये इस फॉर्म में जो दिख रहा है, दिस इज द एडम्सिया यानी कि पॉलिप, और ये आपका ऑरेलिया यानी कि मेड्यूसा दे रखा है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप आप देख पा रहे होंगे, अम्ब्रेला शेप, छातानुमा स्ट्रक्चर, एडम्सिया और पॉलिप, ठीक है, और ये ऑरेलिया है। इसके बाद इसको भी याद करने का टेक्निक वही कि जैसे कि मैम बॉल नहीं होती, बॉल के अंदर ऐसे 2 रस्सी लगा दी, दिस इज द टीनोफोरा प्लूरोब्रेकिया, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये बकायदा यही डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आता है, डायग्राम प्लूरोब्रेकिया टीनोफोरा का है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये लीवर फ्लूइड का है, ये टेप वॉर्म है, ऐसे पूरा टेप वॉर्म तो खैर पहचान ही लोगे, ठीक है। टेप वॉर्म और लीवर फ्लूइड का डायग्राम दे रखा है। फिर ये एस्केहेलमिन्थीज, इतना नहीं, जैसे फीमेल ज्यादा बड़ा है, देखो इसके अंदर ये फीमेल और ये मेल एस्केहेलमिन्थीज राउंड वॉर्म का दे रखा है, निरस और हेरिडोनेरिया का भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, पता ही लग रहा है, बटरफ्लाई है, लॉकस्ट है, स्कॉर्पियन है, प्रॉन है, ये तो देखते ही क्लियर हो रहा है। यहाँ तो ये आर्थ्रोपोडा तो क्लियर हो जाते हैं। मोलस्का ये आपने शंख टाइप अपन को रेत में भी मिलते हैं, आपने देखा होगा, दिस इज द पायला। ऑक्टोपस सबको देखते ही, फोटो देखते ही क्लियर हो रहा होगा, बट दिस इज द पायला, शंखनुमा जो है ना ये पायला, ऐसे याद रख लेना। इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, टिड्डा लॉकस्ट अलग ही दिख रहा है, बटरफ्लाई समझ में आता ही है, स्कॉर्पियन समझ में आता ही है, प्रॉन समझ में आता ही है, तो इसको कुछ नहीं। ये शंख को पायला ऐसे याद करना, शंख नहीं होता, सीप, सीप, ठीक है। समझ रहे होंगे तुम, बचपन में खूब रेती में से बीन बीन कर खेले होंगे, ठीक है। तो ये पायला है, ये ऑक्टोपस है, ठीक है जी, ठीक है। ये आराम से क्लियर होने वाली चीजें हैं। इसके बाद ये बेलेनोग्लॉसस है हेमिकॉर्डेटा के अंदर, इसको देख लो। ऑफ्यूरा, एस्टीरियासिस, इसके डायग्राम देख लो, ऐसे अपन जब बचपन में ऐसे फूल ऐसे वाले पत्ती वाला बनाते थे ना, यही एस्टीरियासिस है, ये ऑफ्यूरा का दे रखा है, ठीक है। इसमें ही कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, पोस्ट चैनल टेल है, गिल स्लिट्स हैं इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन की बात करें, पी के अंदर अपन बात करते हैं, तो ये मटर का दाना जैसा वैसे ही दिख रहा है, मटर जैसा, तो ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर आप देखो, मैंने जैसे ये बनाया, इसके अंदर मैंने ऐसे चैम्बर्स बना दिए, तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी है ना, और ओव्यूल कहाँ, मैंने इसके सेंटर पे अटैच किए हैं, ऐसे ही किया ना, ये एक बनाया, ये बनाया, ठीक है। इसके ये लॉक्यूल्स बना दिए, मल्टीलोक्यूलर ओवरी, और ओव्यूल्स ऐसे सेंटर पर अटैच कर दिए, दिस इज द एक्साइल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, मैंने कोई चैम्बर्स नहीं बनाए, और मार्जिन पर पैराइटल साइड पर मैंने अटैच कर दी, दिस इज द पैराइटल प्रेजेंटेशन ओव्यूल को। इसमें ओवरी, इसमें भी यूनिलॉक्यूलर है, लेकिन इसमें मैंने ओव्यूल मार्जिन पर, यहाँ पर सेंटर पर अटैच कर दिए। यहाँ पर एक सिंगल ओव्यूल बेस पर प्रेजेंट है, बेसल प्रेजेंटेशन।
तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम से भी आता है, एग्जाम्पल से भी आता है, एग्जाम्पल्स तो अपन पढ़ते ही हैं, बट ये आराम से हमें पता है ना कि कौन से प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डायग्राम देखते ही पहचान जाओगे, ये तो पता ही लग जाता है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन मटर के जैसा दिख रहा है, ये मल्टीलोक्युलर ओवरी ओव्यूल सेंटर पर यानी कि एक्साइल प्रेजेंटेशन, इस डायग्राम को देख के क्लियर है मैम यूनिलोक्युलर है, कोई चैम्बर नहीं है, और ओव्यूल मैंने मार्जिन पर अटैच किए, दैट इज द पैराइटल प्रेजेंटेशन। इसमें वही यूनिलोक्युलर लेकिन उसमें ओव्यूल पैराइटल पोजीशन पर थे, यहाँ पर सेंट्रल पे है तो फ्री सेंट्रल, इसमें एक सिंगल ओव्यूल बेस पर अटैच्ड है, बेसल। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलेडोनस सीड यहां से आता है, एक क्वेश्चन तो ये बहुत फेमस है, स्क्यूटलम कॉटिलेडन, स्क्यूटलम कॉटिलेडन ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एंडोस्पर्म है बेटा, ठीक है, ये एंडोस्पर्म बता रखा है, ये जो आपको दिख रही है दिस वन, ये एक प्रोटीनेशियस लेयर है जिसे अपन कहते हैं एल्यूरॉन लेयर, दिस वन, ये आपको दिख रही है ना पूरी, ये समझ गए ना, ये आपकी एल्यूरॉन लेयर है। ठीक है, ये आपकी बाहर वाली तो सीड कॉट और फ्रूट वॉल, उसके बाद ये आपकी एल्यूरॉन लेयर है, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये स्क्यूटलम है, फिर देखो दिस इज द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से जो शूट बनेगा, ये रेडिकल, प्लूम्यूल की कवरिंग कॉलियोप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कॉलियोराइजा। ठीक है, ये प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को जो कवर शीट कवर कर रही है दैट इज द कॉलियोप्टाइल, ये रेडिकल, रेडिकल को जो कवर कर रही है शीट दैट इज द कॉलियोराइजा, ये स्क्यूटलम है, ये एल्यूरॉन लेयर है, ये एंडोस्पर्म है, ये बाहर वाली सीड कोट एंड फ्रूट वॉल हो गई। वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, एल्यूरॉन लेयर से आता है, एंडोस्पर्म से आता है, स्क्यूटलम, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम में से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन ऑफ रूट टिप से भी क्वेश्चन आता है कि आपका नीचे रूट कैप रीजन है, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आता है, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन आता है, फिर रीजन ऑफ मैचुरेशन आता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन के अंदर ही यू कैन सी, मैचुरेशन रीजन के अंदर ही आपके रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो रूट कैप, फिर ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर इलॉन्गेशन, ये मैचुरेशन रीजन, और रूट हेयर कौन से रीजन में प्रेजेंट है, यू कैन सी मैचुरेशन रीजन के अंदर ही रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद एस्टिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको ऐसे ही बनाना बता दूं, जैसे वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी एस्टिवेशन ये दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कैसे कैसे ये हो रहा है। वेलवेट एस्टिवेशन में तो क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम वेलवेट एस्टिवेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे वेलवेट एस्टिवेशन की। ठीक है, ट्विस्टेड सारे मैं आपको बना के दिखा दूंगी, इम्ब्रिकेट, और वैक्सिलरी। ठीक है, क्या होता है देखो, सबसे पहले मैं वेलवेट एस्टिवेशन की बात करूं, बच्चा वेलवेट एस्टिवेशन है, पेटल के मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं होती, दे जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन, ऐसे ऐसे ये होता है वेलवेट एस्टिवेशन। जस्ट मतलब एक तो होता है कि एक पैटल बनाया मैंने इसको बाहर से ओवरलैप कर दिया, ये ओवरलैपिंग हो गई, या मैं इसे अंदर से ओवरलैप कर दूं, ये ओवरलैपिंग हो गई। इस तरीके की कोई ओवरलैपिंग आपको वेलवेट एस्टिवेशन में देखने को नहीं मिलती है बच्चा। ये वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर जस्ट ये एक दूसरे को मार्जिन पर, ऐसे मार्जिन पर ये जस्ट टच कर सकते हैं, ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलेगी, दिस इज द वेलवेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन कैसे बनाओगे, जैसे एक पैटल बनाया, 5 बनाने अपन को, अब बाहर से ओवरलैपिंग कराते जाओ, तो मैंने देखो बाहर से ओवरलैपिंग करा दी, दूसरा, तीसरा बाहर से ओवरलैपिंग, फोर्थ बाहर से ओवरलैपिंग, अब फिफ्थ पैटल बाहर से, अब ये मैम इसका एंड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ये सिर्फ याद रखना होता है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाता है, दिस इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। आगे बात समझ में, वापस समझा रही हूँ, एक पैटल बनाया, मेरे को बाहर से ओवरलैपिंग कराती जानी है ट्विस्टेड में, ये बाहर से ओवरलैपिंग कराई, फिर इसको बाहर से, फिर इसको बाहर से ओवरलैप कराया, अब बाहर से, अब मेरे को दूसरा एंड मैम बाहर रखना है कि अंदर, तो बाहर से कोई अंदर ना जा सके, बाहर से अंदर होता है ये, दिस इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो मैंने एज इट इज यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इम्ब्रिगेट के अंदर कैसे बनाओगे आप, जैसे आपने एक पैटल बनाया, इस पैटल के दोनों मार्जिन को दो पैटल ओवरलैप करेंगे बाहर की तरफ से, ये मैंने इसको बाहर से ओवरलैपिंग कराई, इसको बाहर से ओवरलैपिंग कराई एक साथ, फिर मैम इसकी भी बाहर से ओवरलैपिंग करा दो, अब जो लास्ट पैटल है वो अंदर से बाहर जाता है, ये अंदर से बाहर की तरफ ओवरलैपिंग होगी,
दिस इज द इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। आगे बात समझ में कैसे बनना है डायग्राम, ध्यान से सुन लो। ये एक पैटल बनाया, अब इस पैटल के दोनों एंड्स को मैं बाहर से ओवरलैप कराऊंगी दो दूसरे पैटल्स द्वारा, ये हो गया। फिर वापस से मैं बाहर से ओवरलैपिंग करा रही हूँ, और जो लास्ट पैटल बचा मैं उसे बाहर से नहीं, उसे मैं अंदर से बाहर ले जाऊंगी। दिस इज द एम्ब्रिगेट एस्टिवेशन व्हिच इज शोन ओवर हियर। ठीक है, चलो इसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा वैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर जो पोस्टीरियर मोस्ट पैटल है ये सबसे बड़ा होता है, इसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। ये आपके दो लेटरल पैटल्स को ओवरलैप करेगा, ठीक है, विंग्स और एले, और ये आपके दो एंटीरियर पैटल्स को ओवरलैप करता है, दैट इज कॉल्ड द कील और कैरिना। ऐसे होता है, जैसे कि सबसे बाहर वाला पैटर्न इसे स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। ये दो लेटरल पैटल्स इन्हें विंग्स या एले कहेंगे, और ये दो एंटीरियर पैटल्स इन्हें कील और कैरिना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, एस्टिवेशन प्लेसेंटेशन, इनके डायग्राम से नीट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पर आ जाइए। तो ये बच्चा देखो, ये इस तरीके से होता है, ये आपका जैसे स्टोमेटल पोर है, ठीक है, इसे दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल किडनी शेप होती है, ये सराउंड करती है, स्टोमेटल पोर है ये, इसको दो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल विच इज किडनी शेप ये कर रही हैं, इसे गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल दूसरी एपिडर्मल सेल से कैसे अलग होती है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तो ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, या दो स्पेशलाइज्ड किडनी शेप एपिडर्मल सेल, ये गार्ड सेल्स हो गई। ठीक है, तो ये तो स्टोमेटल पोर हो गया हमारा, ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये दो किडनी शेप स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल ये गार्ड सेल हो गई, और ये कैसे अलग है दूसरी इससे, ये क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर। और इनको जो अलग से जो सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, अदर एपिडर्मल सेल जो कवर करती है, दीस आर द सब्सिडरी सेल्स, इनकी सराउंडिंग सेल्स, गार्ड सेल्स की सराउंडिंग सेल्स एपिडर्मल सब्सिडरी सेल्स। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, स्टोमेटल पोर ये गार्ड सेल, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपकी सब्सिडरी सेल्स है, वेरी इजी। ठीक है, ये यहाँ पर ये दे रखा है, ये मोनोकॉट्स के अंदर जैसे यहाँ पर ये किडनी शेप होते हैं ना, यहाँ पर ये डंबल शेप होते हैं, डंबल शेप स्टोमेटा गार्ड सेल्स होती हैं मोनोकॉट्स के अंदर, तो वो वही दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है इसमें वेरियस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें आपके रेडियल, कॉन्जॉइंट, ओपन टाइप, कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप दे रखा है। तो रेडियल अरेंजमेंट तो आपको पता लग जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है ये डिफरेंट रेडाई पर है। यू कैन सी जाइलम है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ यहाँ पर ऐसे फ्लोएम बना रखे हैं, तो ये डिफरेंट रेडाई पर है। इसमें जरूर एक करेक्शन है बच्चा, उल्टा दे रखा है यहाँ पर, ये कॉन्जॉइंट ओपन नहीं, ये क्लोज टाइप शो हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज द कॉन्जॉइंट ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इसमें कैसे पता चलता है, अगर आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यू कैन सी जाइलम और फ्लोएम के बीच, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम, दिस इज द कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो दिस इज द ओपन टाइप। ठीक है, आपके इसके अंदर तो रेडियल में तो रेडाई, डिफरेंट रेडाई पर प्रेजेंट होंगे आपके जाइलम एंड फ्लोएम, यू कैन सी। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड और ओपन टाइप में क्या अंतर होगा, ओपन टाइप के अंदर जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और क्लोज टाइप के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है। दैट्स द थिंग, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी इन द क्लास। इसके बाद ये हम देखेंगे, ठीक है, फिर ये फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे कि आप ये देखो, ये फ्रॉग का हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉग के हार्ट के इसके बगल में ये इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। फिर इसके नीचे की तरफ आप आओ थोड़ा सा, ये आपके लंग्स आ गए, ये फैट बॉडीज है इस तरीके से, कुछ फ्रेंच फ्राइज जैसी जो दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ये आपकी फ्लैट, ये देखो ये हार्ट है, हार्ट के थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है मैम, ये दो लंग्स हैं, ये दोनों तरफ ये फैट बॉडीज दिख रही हैं आपको, ठीक है। फैट बॉडीज के बाद आपको ये दो किडनी दिख रही है, किडनी के बाद आप ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन, ये जो है दिस इज द यूरेटर, ये यूरेटर है, ये आपका क्लोएका है, ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर दे रखा है, ये रेक्टम है, ठीक है, ये आपकी पूरी ये इंटेस्टाइन दी हुई है, और ये स्टमक है, और यहाँ पर ये लीवर है, और फिर ये इसोफेगस है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, वापस बताती हूँ, हार्ट, इसके इधर आओ गॉल ब्लैडर, ये लंग्स हैं, ये फैट बॉडीज है, ये किडनी आपको दिख ही रही है,
ठीक है। किडनी से ये यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, दिस इज द रेक्टम। ये इंटेस्टाइन क्लियर हो रहा होगा। इंटेस्टाइन के बाद ऐसे ये स्टमक है और यहाँ पर लीवर है। ठीक है मैम, ये क्लोएका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेटर है। आराम से क्लियर होता है। और ये नीचे क्लोएका, ये क्लोएका है ना, ये क्लोएकल अपार्चर दे रखा है। क्लोएका का क्लोएकल अपार्चर, इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। ये तो दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है कि मैम ये किडनी है, ये स्टमक दिखता है, ये इंटेस्टाइन क्लियर दिखता है, ये पूरा क्लोएका है, ये नीचे का क्लोएकल अपार्चर हो गया, ये क्लोएका है। ठीक है, ये क्लोएका है, क्लोएकल अपार्चर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये रेक्टम दे ही रखा है, ये क्लोएकल अपार्चर है, ये क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है। आराम से समझ जाओगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो देखो, उसमें अपन ने पेरिफेरल प्रोटीन पढ़े थे जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, जस्ट सुपरफिशियली प्रेजेंट होंगे, जो पूरी तरीके से धसे हुए रहेंगे। ये देखो, ये पूरी तरीके से ओवर एंटायर स्ट्रक्चर में, दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। ये आपके बाहर ऊपर ऐसे ही पेरिफेरल प्रोटीन है, बीच में शुगर है, ये कोलेस्ट्रॉल्स दिखाए हुए हैं। और ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, ये देखो। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है, यू कैन सी, इस तरीके का डायग्राम दिख रहा है ना, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर हो गई। ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, सुपरफिशियली है, ये पूरा धसा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। ये बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल्स दिख रहे हैं येलो कलर के। ठीक है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्लियर, ये पेरिफेरल सुपरफिशियल प्रोटीन, पूरा धसा हुआ इंटीग्रल प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर आपको दिख ही रही है, और बीच बीच में ये कोलेस्ट्रॉल्स दिख रहे हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, रफ यार, स्मूथ यार, आप यू कैन सी, देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पर राइबोसोम है, तो ये रफ यार हो गया, ये न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपको राइबोसोम दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहाँ देखो, इसके सरफेस पर आपको राइबोसोम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे, रफ यार के सरफेस पर राइबोसोम्स हैं, इस पर राइबोसोम नहीं है, तो स्मूथ यार, राइबोसोम है तो रफ यार, ये न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियस तो आराम से देख ही लोगे। दिस इज द गोल्जी apparatus, इसमें ये सिस्टर ने आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही तो है, कॉनकेव फेस, ट्रांसफेस पढ़ते हैं ना अपन, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिस इज द गोल्जी apparatus। और ये आपका सिस्टर नीज है, सिस्टर नीज से बना होता है गोल्जी apparatus। दिस इज इजी। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मैं इसको अच्छे तरीके से अगर बनाऊं, अच्छे तरीके से मतलब एनसीईआरटी में तो यही दे रखा है, सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊं ना, तो जैसे ये है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन पर इस तरीके से इन्वेजिनेशन है, जिसे आप क्रिस्टे कह दोगे, तो ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा सेक्शन है, ये आपका मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दोनों के बीच का स्पेस इनर, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाला, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा मैट्रिक्स, आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से जो फोल्डिंग्स है, दिस इज द क्रिस्टल। बहुत गंदा बनाया है मैंने, थोड़ा सा तमीज से बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा तमीज से बना दो मैम, बहुत ही गंदा बनाया है। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन, इसमें जगह जगह पर इस तरीके से इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगी आपको, ये इन्वेजिनेशन, ये अंदर का पूरा मैट्रिक्स हो गया, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का स्पेस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये क्रिस्टल ऐसे है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा। अब इसको इसमें देखो 3D में, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा हिस्सा मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन में यू कैन सी इस तरीके से इन्वेजिनेशन इज द क्रिस्टल, और आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर आप सीलिया फ्लैजेला का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अपन को पता है 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट अरेंजमेंट है। ये देखो, ये आपके 9 ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और दो दो के फॉर्म में, तो 9 डबलेट का अरेंजमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक नहीं दो दो है ना, ए बी ए बी ए बी, तो 9 डबलेट। ये क्या है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, यू कैन सी डबलेट है, ये 1 2, ठीक है, ये 9 डबलेट है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपकी सेंट्रल में आपके दो और प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से, ये जो है ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए।
ठीक है, इनकी कवरिंग ये जो है ये सेंट्रल शीथ हो गई, और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल इससे एक एक रेडियल स्पोक होता है, तो ये रेडियल स्पोक्स हो गए, ये रेडियल स्पोक एक एक इधर आ रहा है। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट के फॉर्म में, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की कवरिंग इज द सेंट्रल शीथ, और ये आपस में ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये आपस में एक दूसरे से इंटरडबलेट ब्रिज से अटैच्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो वापस से देख लो, वापस से समझा रही हूँ मैं, एक बार और ढंग से देख लो। 9 डबलेट 2 सिंगलेट अरेंजमेंट पढ़ते ये 9 जो है ना, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है 9 डबलेट के फॉर्म में, 9 है और डबलेट्स हैं, ये आपस में ये इंटर डबलेट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, बीच में ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। अब ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की कवरिंग जो है ये सेंट्रल शीट है, और ये यहाँ पर ये इसको जो कनेक्ट कर रहा है ये रेडियल स्पोक्स है, ये रेडियल स्पोक्स है, दैट्स इट। ठीक है, फिर एक कार्टव्हील शेप स्ट्रक्चर होता है, ये अब क्रोमोसोम की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है कि मैम ये आपका सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक ये आपका एक आर्म और दो शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म आपको समझ में आता है। यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये आपका सैटेलाइट रीजन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए जिसमें नहीं दे रखा, मैं बता देती हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये है, ये एक क्रोमैटिड सेंट्रोमियर सेट है, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये सेंट्रोमियर पर ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? काइनेटोकोर, है ना, ये पता होना चाहिए। और ये स्पिंडल फाइबर के लिए अटैचमेंट साइट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत, काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। प्रोटीन का ये दे रखा है प्राइमरी में जैसे चेन लाइक स्ट्रक्चर, फिर ये ऐसे फोल्डिंग सल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में, ठीक है, सेकेंडरी। टर्शरी के अंदर आप देखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब दिख रहा है, और ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर देखते ही समझ जाओगे से ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी में ऐसा दिख जाएगा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड शीट, सेकेंडरी भी आराम से क्लियर होता है। टर्शरी और क्वाटनरी भी अलग से देखने में इतना ज्यादा इनफोल्डिंग्स क्वाटनरी में आराम से क्लियर हो जाता है, इसमें ये हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर यहां से बकायदा क्वेश्चन आता है, ये तुम्हें पता होगा ही सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेल साइकिल के दो फेज हैं, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है, दैट इज अ डिवीजन फेज। इंटरफेज में आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस आएगा, फिर साइटोकाइनेसिस आता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये देखो, अब ये इंटरफेज G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा एम फेज हो गया, ये इंटरफेज हो गया, ठीक है। बकायदा इनके सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले इंटरफेज होता है, इंटरफेज और डिवीजन फेज है। इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज के अंदर आपका एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। अब G0 फेज क्या है, तो हमने बात करते हैं, हम थ्योरी में पढ़ते भी हैं कि कुछ सेल्स G1 फेज से निकलकर G0 फेज में एंटर हो जाती हैं, क्विसेंट स्टेज, इनएक्टिव फेज कहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन क्या कर रही होती है वो थ्योरी में देखोगे। तो इसलिए आप देखो G0 फेज इसमें अलग निकलेगी, कुछ ही सेल्स शो करती है, तो वो G1 से निकली और G0 फेज के अंदर एंटर कर गई, ठीक है जी मैम। फिर ये स्टेजेस दे रखी है, यहाँ पर कॉन्डेंसेशन शुरू हो रहा है प्रोफेज के अंदर, ठीक है। फिर ये इक्वेटर प्लेट पर आकर अरेंज हो गई मेटाफेज के अंदर, फिर ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर गई एनाफेज में, और वापस से डीकॉन्डेंसेशन हो गया टीलोफेज में। आराम से देखकर क्लियर हो जाएगा, ये डायग्राम दिखेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैम मेटाफेज है, क्योंकि पूरा इक्वेटर पर अरेंज हो गया, यहाँ पर कॉन्डेंसेशन शुरू हो रहा है, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज की, अभी इक्वेटर पर आने की तैयारी कर रहा था। एनाफेज में यू कैन सी डिवीजन होके ये अपना अपोजिट पोल्स पर चलेगा, और यहाँ पर वापस से डीकॉन्डेंसेशन हो गया मटेरियल का, रिवर्स प्रोफेज, दैट इज द टीलोफेज। आराम से देखते ही क्लियर होता है, सेम चीज यहाँ पर आपको दिख रही है, आराम से पहचान लोगे। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की स्टेजेस दिखा रखी है, ठीक है। प्रोफेज 1 मेटाफेज में वही इक्वेटर प्लेट पर आ गए, वापस अपोजिट पोल पर एनाफेज, और ये डीकॉन्डेंसेशन शुरू हो गया, वेरी इजी। ये आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये बाहर की तरफ, ये F0 F1 होता है एटीपेस का, 2H+ आएंगे, स्ट्रॉम मैट्रिक्स में बाहर जा रहा होता है, ये अपन ने देख रखा है ये डायग्राम, ठीक है, एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस डायग्राम से मैकेनिज्म, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कई बार तो ये होता है इंस्पायरेशन का कौन सा, एक्सपायरेशन का कौन सा है, तो इसके दो तरीके बताती हूँ। कई बार तो बड़ा इजी क्वेश्चन ही पूछ लेता है, ये एरो बकायदा लिखा हुआ दे देगा, तो एरो अंदर आ रहा है तो आप समझ जाओगे ये इंस्पिरेशन है, बाहर जा रहा है तो एक्सपायरेशन है,
ठीक है, हमें थ्योरी पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का क्या होता है, रिब्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायफ्राम का क्या होता है। तो आप इसको याद करने का तरीका मैं बताऊं डायग्राम को, कि एयर एंटर अंदर हो रहा है ना, तो सारे एरो, अब एक एरो अंदर की तरफ है तो बाकी सब बाहर की तरफ निकालोगे, तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज होता है, डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज होता है, तभी तो आपका मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन होता है। अपन पढ़ते हैं ना, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इंस्पायरेशन होगा। तो एक पहचानने का तरीका तो क्या, ये आपको आ जाएगा कि मैम एयर एंटर द लंग्स, ये इतना हो सकता है आसान ये ना दे, तो वो ये वाला डायग्राम देके सिर्फ ये ऐसे दिखा देगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये रिब्स और स्टर्नम है, ये नीचे डॉम शेप डायफ्राम है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं एरो, यानी कि डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिब्स और स्टर्नम भी रेज हो रहे हैं, यानी कि ये आपका इंस्पायरेशन है। एक्सपायरेशन में एक तो वही कि अगर एरो बाहर निकल रहे हैं तो सांस बाहर छोड़ रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया, बट हो सकता है ये वाले एरो ना दे, सिर्फ एरो अपोजिट चले, बाहर निकल रहे हैं तो सारे एरो मुझे अंदर डालने हैं, तो रिब्स और स्टर्नम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहे हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स होकर ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ थॉरक्स डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक्सपायरेशन। क्वेश्चन ऐसे याद रख लेना, डायग्राम में अगर एरो के लिए भी कई बार पूछे तो कि इंस्पायरेशन में सांस अंदर लेने के लिए एरो ये, तो यानी कि बाहर की तरफ निकालने, एक बार अंदर की तरफ डाले तो सारे एरो बाहर की तरफ, तो रिब्स और स्टर्नम रेज होते हैं और डायफ्राम में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपायरेशन में सांस बाहर छोड़नी है, तो बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो मुझे अब सारे एरो अंदर, तो रिब्स और स्टर्नम इधर की तरफ है, तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए, डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया, आराम से कर लोगे इस तरीके से। दिस इज द टेक्निक टू मेमोराइज दिस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, ये डायफ्राम है, ये रिब्स और स्टर्नम है, थॉरक्स एयर एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के लिए। फिर ये देखो आप यहाँ पर, ये पूरा पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, एल्वियलस विद पल्मोनरी कैपिलरी, कई बार डायग्राम आता है, ये एल्वियुलर कैविटी दे रखा है, ठीक है, ये स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है, ये बीच में ये आपकी ये ब्लड कैपिलरी है, इसके बीच में आपको ये आरबीसी दिख रही है, ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में आपको ये आरबीसी दिख रही है, ये आपका बेसमेंट मैम सबस्ट्रेट है, ये मतलब एपिथेलियम और ये एंडोथेलियम, इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, स्क्वामस एपिथेलियम, ये एंडोथेलियम, दोनों के बीच का ये हो गया ना, दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, और ये ब्लड कैपिलरी जिसमें आरबीसी दिख रही है आपको, वेरी इजी, और ये अंदर वाली एल्वियुलर कैविटी हो गई। एपिथेलियम एंडोथेलियम दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, ये ब्लड कैपिलरी, इसमें ये आरबीसी और ये एल्वियुलर कैविटी, वेरी इजी। दिस इज द एंडोथेलियम, यू कैन सी ये एंडोथेलियम, ये एपिथेलियम, ये इसके पूरा ये एल्वियुलर कैविटी, इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, ये पूरा ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी, इसमें आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है मैम। ये देखो आपका हार्ट, ठीक है, लंग्स एल्वियुलर कैविटी से जाता है। अब ये पार्शियल प्रेशर वाला तो याद करो, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी जो मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से नीट 2026 में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और CO2 की टेबल याद करवाई है आपको, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि लंग्स पे पल्प, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये बॉडी टिश्यूज है, ठीक है, राइट एट्रियम में गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेके जाती है, यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ये बॉडी टिश्यूज में पहुंचता है, ठीक है। ये सेम ह्यूमन हार्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है, तो इसमें आपको ये जैसे आपको ये दिख रहा है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है, यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये राइट एट्रियम क्लियर हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये कॉर्डा टेंडिनी दिख रहे हैं आपको, ये कॉर्डा टेंडिनी दिख रहे हैं, ये वीना कावा है, ये आओटा है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन दे रखी है, वेरी इजी, इजीली क्लियर होने वाली चीज, ये आपको समझ में आता है, ये पी वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये टी वेव होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करता है, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है ECG से ये वाला, ठीक है। डबल सर्कुलेशन अभी जस्ट बताया, वो वही का वही है, मतलब ये बॉडी पार्ट से ब्लड वीना कावा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से वो कैसे पूरा जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, तो अब मैं इसे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये देखो,
ये जो इस तरीके से बने हुए हैं ना, पहले आप ये देखो, ये जो निकल रहा है दिस इज द यूरेटर, ये रीनल पेल्विस है, ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर कर रही है ऐसे, रीनल आर्टरी, रेड रीनल वेन है, ये रीनल पेल्विस है, ये यूरेटर दे रखा है, ये मेडुलरी पिरामिड्स है, ये मेडुलरी पिरामिड्स है, इनके बीच में रीनल कॉलम और द कॉलम ऑफ बर्टनी है, ठीक है। ये आपका कॉर्टेक्स और बाहर वाला रीनल कैप्सूल हो गया, वेरी इजी, ये मेडुलरी पिरामिड्स है ये, ठीक है। ये अब इसके अंदर ये रीनल कॉलम और द कॉलम ऑफ बर्टनी हो जाएगा, ये रीनल कॉलम और द कॉलम ऑफ बर्टनी, यहाँ पर ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, ये बाहर वाला रीनल कैप्सूल हो गया, ठीक है। फिर ये यूरेटर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, ये आपको रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये कैलिक्स क्लियर होना चाहिए। इसका डायग्राम ये वाला भी बता देती हूँ, बाकी डिटेल उसमें और अच्छा भी दिखाएंगे। अब जैसे कि मैं पहले इसको अकेला बनाऊं अगर, तो कुछ इस तरीके से होता है, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, ये डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, इसमें जो एक अंदर आएगी एफरेंट आर्टीरियल, निकलने वाली इफरेंट आर्टीरियल, यू कैन सी ये एफरेंट आर्टीरियल जो बाहर निकलती है, इफरेंट आर्टीरियल, ये एफरेंट आर्टीरियल, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज द ग्लोमेरुलस, बाहर निकल रही है इफरेंट आर्टीरियल, ये एफरेंट है ना, ये इफरेंट, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस, और इसको जो डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर सराउंड करेगा दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विद द ग्लोमेरुलस, इसे मैल्फिजियन बॉडी और द रीनल कार्पस्कल कहते हैं। शो यू हियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बेटा, दिस इज द, ये अंदर आने वाली एफरेंट आर्टीरियल, ठीक है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, ये बाहर निकलने वाली इफरेंट आर्टीरियल, ठीक है। इसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये, फिर ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और उसके पैरेलली एक और यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज अ वासा रेक्टा, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। इसका अच्छा डायग्राम ये दे रखा, अलग अलग चीजों के निकाल के, अंदर एंटर हो रही है एफरेंट आर्टीरियल, बाहर निकलने वाली इफरेंट आर्टीरियल, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ये नहीं मैंने किया हुआ, दिस इज द ग्लोमेरुलस, और इसको जो डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर ये जो कर रहा है, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। फिर आपका ये आपको समझ में आ गया, एफरेंट आर्टीरियल, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टीरियल, ये आपका डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस, ये आपका पीसीटी है। फिर ये लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो वहां पर अपन, अब ये थ्योरी से है तो मैं यहाँ पर ये डिटेल नहीं जा रही हूँ, सिर्फ डायग्राम बताना है क्योंकि मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर किसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, वाटर, अपन जैसे पीसीटी के लिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा बता देती हूँ फिर आगे बढ़ रही हूँ। मेरा मकसद यहाँ से कि इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसका सरफेस एरिया बढ़ाता है तो मैक्सिमम वाटर और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन यही हो जाता है। ये तमाम चीजें कहाँ किसका क्या अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वहीं से देखोगे। फिर ये सार्कोमियर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, आपको क्या पता होना चाहिए, देखो अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये दे रखा है ना, देखो बेटा ऐसा होता है कि आई बैंड है, फिर ए बैंड है, फिर आई बैंड है, फिर ए बैंड है, ऐसे ही ऑल्टरनेटली अरेंज है, ठीक है, ये आई बैंड, ये ए बैंड, फिर वापस ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये आई बैंड है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो आई बैंड है ना, इसका सेंटर ले लो, ये दिस इज द जेड लाइन, ये आई बैंड का सेंटर से जो बाइसेक्ट करेगा ये जेड लाइन है, यू कैन सी इन द डायग्राम, आई बैंड के सेंटर से, यू सी आई बैंड का सेंटर यही था, ये यहाँ पर ए के बाद आई है तो इसका सेंटर ये, तो दिस इज द जेड लाइन, ठीक है। दोनों जेड लाइन के बीच का सेक्शन जो होता है दिस इज द सार्कोमियर। क्लियर? क्या क्या बताया अभी तक, देखो मैं वापस समझा रही हूँ। आई बैंड, ए बैंड ऑल्टरनेटली अरेंज्ड है ऐसे, जैसे ये आई बैंड, फिर ये एक ए बैंड, फिर ये आई बैंड। अब आई बैंड का ये जो सेंटर, दिस इज द जेड लाइन, ये आपकी हो गई जेड लाइन, ये जेड लाइन हो गई। दो जेड लाइन के बीच का जो पूरा है ये सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सार्कोमियर। तो ये जेड लाइन क्या है, आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, सार्कोमियर क्या है, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी एच जोन क्या होता है। देखो अब इस डायग्राम में देखो, ये आपका थिक बैंड है, ये थिन बैंड है, एक्टिन मायोसिन की बात कर रहे हैं ना। ये जो थिक बैंड है ना, इसको देखो पार्शियली ओवरलैप करता है थिन बैंड,
सिर्फ सेंटर पोर्शन छूट जा रहा है। तो थिक बैंड का सेंटर पोर्शन को छोड़कर थिन बैंड इसको पार्शियली पेरिफेरली ओवरलैप करता है। तो द पोर्शन ऑफ द थिक बैंड, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक बैंड which is not overlapped by the thin band, इस सेंट्रल पोर्शन ऑफ थिक बैंड जिसे थिन बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा उसी को अपन एच जोन कहते हैं। ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, जैसे ये मान लो मेरा थिक बैंड है, ठीक है, ये थिक बैंड है। अब मैं ये कह रही हूँ ये जो थिक बैंड है ना, इसको थिन बैंड पार्शियली ओवरलैप करता है। ये पार्शियली ओवरलैप करवा दिया मैंने, ये पार्शियली ओवरलैपिंग, ये पार्शियली ओवरलैपिंग करवाई मैंने। अब मैंने पार्शियली ओवरलैपिंग कैसे करवाई थिक बैंड की थिन बैंड से, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन छोड़ दिया मैंने थिक बैंड का, विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन बैंड। इस सेंट्रल पोर्शन को थिक बैंड के विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय द थिन बैंड, इसी को मैं एच जोन कहती हूँ। दिस इज द एच जोन। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास राइट नाउ। क्लियर है बच्चों? जेड जोन, आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, सार्कोमियर, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये बकायदा एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आप ये देखना, ये दो फिलामेंटस एक्टिन ऐसे ये दिख रहे हैं आपको, ये गोल गोल ये फिलामेंटस एक्टिन है, इस पर ये इस तरीके से जो ये दिख रहा है ये आपका ट्रोपोमायोसिन, और उस पर भी ये जो ग्लोबुलर इस तरीके से जो ये तीन ये डॉट वाले स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रोपोनिन। ये बकायदा की फिलामेंटस एक्टिन है मैम, ये ट्रोपोमायोसिन और फिर ये ट्रोपोनिन है। ऐसे आप मायोसिन फिलामेंट का देखोगे, इसमें हेड सेक्शन अलग दिख रहा है, हेड पर आपको ये देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और ये एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ये क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करता है, ये हेड है, ये आपका यहाँ पर इरेज करूं, ये आपकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट है, क्रॉस आर्म बना रहा है, आराम से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब इससे इतना नहीं आपको आता ना, फ्रंटल बोन, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, एथमॉइड, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ये दे रखा है कि ये पैराइटल है, ये पैराइटल बोन है, पैराइटल की इधर आओ, ये टेम्पोरल, टेम्पोरल के थोड़ा सा इधर आओगे, ये ऑक्सीपिटल बोन, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल दे रखी है, यहाँ पर ये हायोइड बोन है, ये नीचे वाली मैंडिबल होती है। ठीक है, अपर जॉ की ये मैक्सिला है, ये जाइगोमा है, ये नेजल बोन आ गई, ये आई के अंदर एथमॉइड, यहाँ पर लैक्राइमल है, एथमॉइड है, ये आपको आराम से क्लियर होगा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन का डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जैसे ये बता रखा है, ये आपके ये इस तरीके से जो दे रखे ना, दिस इज द डेंड्राइट्स। ठीक है, अब ये आपका सेल बॉडी दे रखा है पूरा, सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल बॉडी और द साइटोन है, ये आपके डेंड्रॉन दिख रहा है, और इसके अंदर ये जो इस तरीके से डॉट 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 स्ट्रक्चर है, ये नजल ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, तो यानी कि ये इस तरीके से, यानी कि अगर मैं देखूं तो मैम ये तो सेल बॉडी था मेरा, यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियस, इसमें ऐसे निजल ग्रैन्यूल्स, और यहाँ पर ऐसे आप डेंड्राइट्स बना लोगे। दिस इज द डेंड्राइट्स, ये आपके निजल ग्रैन्यूल, ये पूरा साइटोन और सेल बॉडी है बेटा, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। अब ये आप देखो, अब ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, इस पे ऐसे श्वान सेल्स, ये इसकी पूरी शीट, माइलिन शीट की कवरिंग है। अब ये ऐसे होता है, देखो मैं तो आपको यहाँ अलग से बनाऊं, जैसे ये एक्सॉन है, ठीक है, इस पर ये ऐसे माइलिन शीट की कवरिंग है, ये माइलिन शीट है, यहाँ पर ये जो गैप है इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, ये नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, जहाँ पर माइलिन शीट की कवरिंग नहीं है ना, ये जो गैप है, दिस इज द नोड्स ऑफ रेनवियर, ये माइलिन शीट है, और ये इसमें ये इस तरीके से श्वान सेल्स होती है जो ये बनाती है, और ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, और एक्सॉन टर्मिनल्स पे आप देखोगे, ये देखो, तो यहाँ पर जैसे एक्सॉन टर्मिनल बनाए तो ऐसे बल्ब शेप स्ट्रक्चर है, ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर ढंग से बना के दिखाती हूँ। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद देखो, जैसे एक्सॉन है ना, एक्सॉन टर्मिनल पर ये ऐसे बल्ब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे आप सिनेप्टिक नोब कहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं आप सिनेप्टिक नोब। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दिया, एक्सॉन था, ये एक्सॉन टर्मिनल पर जो बल्ब शेप स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नोब था। अब इसमें देखो उसने बता दिया कि ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट और प्री सिनेप्टिक के मेम्ब्रेन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उसने आपके रिसेप्टर्स ऐड कर दिए। ये सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिकल वेसाइकल्स है जिसके अंदर भी एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। ठीक है, उसने इसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके बना दिया सिनेप्टिक नोब को, कि भाई जो सिनेप्टिक नोब है ना, तो इस पे ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन,
दोनों के बीच का ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये आपने उसने आपके रिसेप्टर्स ऐड कर दिए और ये अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। एक्सॉन, टर्मिनल और न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर, डेंड्राइट्स क्या है, निजल ग्रेन्यूल्स क्या है, माइलिन शीथ क्या है, ठीक है, ये बकायदा आपको क्लियर होना चाहिए। हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर दे रखी है, आपको पता है सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस स्ट्रक्चर, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर आपकी मिडिल लेयर और फिर आपकी टापेटम है। ठीक है, ये आपको पता ही है, मिडिल लेयर फिर अंदर टापेटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती है उसमें, वेरी इजी। ठीक है, ये आपका ओव्यूल का, एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि इधर वाला माइक्रोपाइल इसके जस्ट अपोजिट चैलिजल एंड होगा। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, एम्ब्रियोसैक क्या है, ये हाइलम है, फनेकल है, सारा अपन टर्म्स पढ़ते हैं वहां पर। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम में आपको इसका लेबलिंग पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी हम वहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये कि माइक्रोपाइल है, पढ़ते हैं ना ऐसे, ये माइक्रोपाइलर एंड होगा और इसके जस्ट अपोजिट चैलिजल पोल होता है। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोसैक है, ये आपका एम्ब्रियोसैक दिख रहा है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, आपको देखकर ही क्लियर हो रहा होगा। तो आउटर इंटेग्यूमेंट क्लियर हो गया, ये न्यूक्लियस क्लियर है, ये एम्ब्रियोसैक क्लियर है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसके जस्ट अपोजिट चैलिजल पॉइंट होता है, ये फनिकल है, ये हाइलम है, वेरी इजी। एक मैच्योर एम्ब्रियोसैक के बनाने की बात करते हैं जब अपन, तो याद करो कि मैम 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये बीच में 2 पोलार न्यूक्लिया है, इनकी वजह से सेंट्रल सेल बन गई। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड पर जो 3 सेल है उसमें से एक होती है एग सेल, 2 होते हैं सिनर्जिड्स। एग सेल और सिनर्जिड्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज एग एपरेटस। ठीक है, और एंटीपोडल एंड्स पर 3 सेल, दैट इज द, रुक जाओ, ये देखो कुछ ऐसे है, ये आपका एक्सेल हो गया। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल है ना, उनमें से एक एक्सेल है, ये 2 सिनर्जिड्स है, एक्सेल और सिनर्जिड्स दे आर कलेक्टिवली नोन एज एग एपरेटस। ठीक है, ये सिनर्जिड्स पर ये जो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शंस है, दे आर द फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सेंटर सेल, इसमें 2 पोलर न्यूक्लिया है, एंड चैलिजल एंड पर जो 3 सेल्स हैं उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ठीक, ये आपको सबको पता होगा कि मैम ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल है, ये ओवरी होती है। ठीक है, इसके अंदर ये ओव्यूल्स हैं, आपको पता होता है ये सब चीज। तो ये नहीं बना रहे। फिर ये पोलन ट्यूब दिख रही है आपको। ठीक है, ये एग सेल। अब अपन ने ये अभी ये जो डायग्राम बड़ा करा, इसी को यहाँ छोटा कर दो, वही बना रखा है। ये एंटीपोडल सेल, यहाँ पर एक एक्सेल, 2 सिनर्जिड्स, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाए हैं, और ये एंटीपोडल एंड से आप देखो कि आपका पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है चैलिजल एंड से। ठीक है, फिर डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हो। इसमें 2 कॉटलिडन है, सिंगल प्लूम्यूल दिख रहा है आपको ये। ठीक है, ये रेडिकल और ये यहाँ से नीचे रूट कैप है, स्क्यूटलम। ठीक है, अपन ने ये पूरा पढ़ चुके कि किसकी रेडिकल की कवरिंग क्या है, सॉरी रेडिकल की कवरिंग कह रही हूँ, प्लूम्यूल की कवरिंग क्या होती है ऑलरेडी, ये वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। कॉलिप्टाइल, रेडिकल की कवरिंग कॉलियोराइजा, स्क्यूटलम, एम्ब्रियो, अल्यूरॉन लेयर, मेजॉरिटी टाइम क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए, दिस इज द कॉलिप्टाइल, ये आपका शूट अपेक्स, ये आपका ये रूट कैप दे रखा है यहाँ पर, ये नीचे कॉलियोराइजा है। रेडिकल की कवरिंग ऑब्वियस सी बात है कॉलियोराइजा होता है, रेडिकल है तो इसकी कवरिंग कॉलियोराइजा है। ठीक है, ये प्लूम्यूल होगा, यहाँ पे इसकी कवरिंग ये कॉलिप्टाइल है, ये स्क्यूटलम दे रखा है, ऐसे कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेल स्टेरलाइजेशन, फीमेल स्टेरलाइजेशन, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी से। अब जैसे इसमें आपको आराम से ऐसे ही पहचान में आ रहा है कि वैसेक्टमी है, क्योंकि टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम से ऑलरेडी पूछा जा चुका है नीट के पेपर में, साल मुझे कंफर्म नहीं है वैसेक्टमी के ऊपर कि किसका क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो यू कैन सी कि वास्ट डिफरेंस को हम कट कर रखा है, टेस्टिस ऐसे ही क्लियर पता लग रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। सेम ट्यूबेक्टमी के अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यू कैन सी ये यूट्राइन फंडस वगैरह सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर हमने फैलोपियन ट्यूब को
टाई और कट कर दिया, कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ट्यूबेक्टमी। तो बकायदा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आता है, यहाँ टेस्टिस से क्लियर हो जाता है, या यूट्रस एंड ऑल सब दिख रहा है तो आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रही है, ठीक है। ये ओवम का कैचिंग है, इन्फेंट पूरा क्लियर हो रहा है, तो ये फैलोपियन ट्यूब को टाई करके कट करे, दैट इज द ट्यूबेक्टमी। फिर पेडिग्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, पेडिग्री के सिंबल्स आपको कई बार तो क्वेश्चंस तो आते ही हैं सॉल्व करने वाले, लेकिन कई बार डायरेक्टली सिंबल से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इसके अंदर ये 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग वाला कॉन्सिजीनियस मैरिज, इस पर बहुत सारा आता है कि सिंगल लाइन है तो मेटिंग, ठीक है। जैसे ये सिंगल लाइन है अगर इसके बीच में, तो ये तो मेटिंग को दर्शा रहा है, डबल लाइन है तो कॉन्सिजीनियस मैरिज, मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। फिर ऐसे ये दिख रहा है जैसे कि मैटिंग, ये नॉर्मल मेल इंडिविजुअल ये होता है, ये नॉर्मल फीमेल इंडिविजुअल है। अब मैं इसको ऐसे डार्कन कर दूंगी तो अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल हो गए। ये अनस्पेसिफाइड सेक्स होता है, ये यहाँ पर हमने मेल और फीमेल इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बर्थ में इनके सिबलिंग्स जो हैं, बच्चे जैसे जैसे हुए कि पहली बेटी थी फिर बेटा था, ये ऐसे दे रखा है, तो इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डॉगमा, इसमें नीट 2025 में भी पूछा है रिसेंटली, नीट में रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है। आपको पता होना चाहिए डीएनए से एमआरएनए बनना वाया प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, और डीएनए से डीएनए का ही बनना, दिस इज द रेप्लिकेशन। और सेंट्रल डॉगमा की बात करें बच्चा, इट इंक्लूड बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि सेंट्रल डॉगमा क्या है, डीएनए से एमआरएनए का बनना वाया प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, यानी कि सेंट्रल डॉगमा इट इंक्लूड बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, यहाँ पर डी लगा दिया, तो आप फिल अप द ब्लैंक्स करो, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है कि डीएनए से एमआरएनए में हम ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनता है, और डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है। और एक और भी है इसके अंदर जिसमें नहीं दे रखा, ये दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये बकायदा क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिलअप्स के फॉर्म में आता है, यहाँ पर एरो पर ए बी सी डी लिखकर आपसे फिलअप करवाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। ये इसमें डायग्राम से पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको पता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन दे रखा है, ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर है, उस पर ऐसे रैप अराउंड करता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में बकायदे हुआ है, दिस इज द डीएनए, ठीक है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये H1 हिस्टोन दे रखा है, ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए कॉम्पैक्शन इट इज द न्यूक्लियोसोम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो ये एक वैरायटी भी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद इसके खैर डायग्राम से तो बहुत कम पूछे गए हैं, बाकी ये जरूर आता है, हु गेव द अनइक्विवोकल और द फाइनल प्रूफ, हमने साइंटिस्ट नाम में पढ़ रखा है, हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट से आता है दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, इसमें एक में रेडियो एक्टिव S35, एक में P32 लिया था, ये सबसे पहला में इन्फेक्शन होने दे रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरियम इसको वायरस इसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है। दूसरा स्टेज सेंट्रिफ ब्लेंडिंग था, ब्लेंडिंग में क्या करते हो आप, वायरस और बैक्टीरियम के बीच का कांटेक्ट को ब्रेक कर देते हो, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इन दोनों के बीच का कांटेक्ट हमने ब्रेक कर दिया। थर्ड सेंट्रिफिकेशन है, वायरस पार्टिकल को पूरा अलग से आप निकाल दोगे, तो आप इसके अंदर देख रहे हो कि जहां पर ये जो S35 वाला था, इसमें तो आपको रेडियो एक्टिव S35 अंदर एंटर भी नहीं किया सेल के, सिर्फ P32 एंटर करता है, यानी कि डीएनए ही एंटर करता है, यानी कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये पूरा हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ते हैं, इसकी 3 स्टेप्स कौन कौन सी है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रिफिकेशन। इन्फेक्शन में इसको इन्फेक्शन करने दे रहा है वायरस बैक्टीरियम को, ब्लेंडिंग में वायरस और बैक्टीरिया के बीच के कांटेक्ट को ब्रेक कर दिया, सेंट्रिफिकेशन में आपने वायरस पार्टिकल को ही सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो एक ये है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क में अधिकतर की न्यूली फॉर्म से हमेशा 5:3 की डायरेक्शन में बनता है, इससे आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस सिंथेसिस का होता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस पूरा अपन थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, इसके खैर यहाँ से क्वेश्चन कम आता है एप्लीकेशन फॉक से, बट एनसीईआरटी में दे रखा है तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि नया डीएनए सिंथेसिस हमेशा 5:2, यू कैन सी न्यूली सिंथेसिस हमेशा 5:3 की डायरेक्शन के अंदर ही बनेगा, ठीक है।
एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको पता है, आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ओनली 1 स्ट्रैंड पार्टिसिपेट इन द ट्रांसक्रिप्शन, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क, इसके डायग्राम से क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, तो ये हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क एंड ऑल। उसके बाद ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बेटा, ओपेरॉन में भी देखो डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वही थ्योरी से क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन, एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है, दैट इज अ लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई में बात करें, देखो ओपेरॉन के अंदर क्या क्या होगा, आपके स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ऑपरेटर जीन होंगे, प्रोमोटर जीन होंगे, रेगुलेटर जीन होंगे, ये होता है। ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन एक से ज्यादा हो सकते हैं। इंड्यूसिबल ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन है, दैट इज ZYA, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। इनका काम ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाना है। बकायदा ये क्वेश्चन आता है कि Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज और A से ट्रांसएसिटाइलेज बनता है। ठीक है, इसके बाजू में प्रेजेंट होता है आपका ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का काम क्या है? ये वही स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में मदद करेगा। बाजू में प्रेजेंट है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन का काम क्या है मैम? ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए इनिशियल बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है। इसके बाजू में प्रेजेंट होता है रेगुलेटर जीन। ये आई है ना, ये रेगुलेटर जीन है। रेगुलेटर जीन से एक प्रोटीन रिलीज होता है, दैट इज द रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर क्या करता है बच्चा? ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर जीन के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। ऑपरेटर जीन का काम क्या था? स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में मदद कर रहा है। तो ना ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा। तो देखो रिप्रेसर जब अपने ऑपरेटर जीन से जुड़ाया, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, तो आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्राइब नहीं होने देगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। देखो इसमें मैंने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहीं नहीं कराया। ठीक है मैम। तो रेगुलेटर जीन ने रिप्रेसर प्रोटीन जो ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, तो ना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना ट्रांसलेशन हो रहा है। बट देयर इज एन अनदर केमिकल दैट इज कॉल्ड द इंड्यूसर। ये इंड्यूसर क्या करता है? इस रिप्रेसर के साथ जुड़कर, ये एक्चुअली जो इनएक्टिव रिप्रेसर क्या है, ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर के साथ जुड़कर बेटा इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब रिप्रेसर खाली नहीं है ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ने के लिए, इसने तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़ सकता ऑपरेटर जीन पर, तो फिर ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है एज यू कैन सी एंड ट्रांसलेशन भी हो रहा है। दैट इज द थिंग। अब अधिकतर जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का हमने शो किया हुआ है, ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का शो किया है अपन ने। तो इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में क्या है? जो रिप्रेसर था ये एक्टिव था। जी हाँ मैम, एक्टिव रिप्रेसर था। ठीक है, इसके साथ इंड्यूसर जुड़ा तो फिर इसको इनएक्टिव कर दिया, इनएक्टिव रिप्रेसर हो गया। ये क्वेश्चन आता है। ये किसके लिए? तो ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन के लिए। रिप्रेसर एक्टिव ही तो था, क्योंकि यहां से जो रेगुलेटर जीन से जो रिप्रेसर प्रोटीन रिलीज होता था, ये स्ट्रक्चरल जीन के साथ जुड़, ऑपरेटर जीन के साथ जुड़कर उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता था, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होने देता था, तो एक्टिव था रिप्रेसर। लेकिन फिर ये इंड्यूसर जुड़ गया, तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ नहीं पाया, तो इसकी फंक्शन चली, तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये एक्टिव रिप्रेसर को इनएक्टिव रिप्रेसर बना दिया। दिस इज द लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई के लिए ये क्वेश्चन आता है। तो डायग्राम इसके लिए समझना जरूरी है। वैसे इसके साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन आता है, फ्रांसिस जैकब एंड जैक्स मोनेट ने दिया ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। बकायदा क्वेश्चन आता है इंड्यूसिबल ऑपेरॉन में कि Z से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज, A से ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन बकायदा पूछा जाता है कि अगर मैंने Y को ब्लॉक कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा? तो ट्रांसएसिटाइलेज नहीं बनेगा। Z को ही ब्लॉक कर दिया तो परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज भी नहीं बनेंगे। बकायदा ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये वाला इसके इक्वेशन से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और हु इज द रियल इंड्यूसर फॉर द लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई? इंड्यूसर क्या है? तो रियल इंड्यूसर फॉर द लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई इट इज द लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि डायग्राम बेस्ड, तो क्या बोलूं, पर डायग्राम समझ में आ रहा है तो मैंने थ्योरी भी बता दी। ठीक है, ऐसे ही अब इन्हें नहीं दे रखा, इन्होंने सिर्फ लैक ऑपेरॉन दे रखा है। मैं बता देती हूँ जो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन क्या आता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि डायग्राम से जो क्वेश्चन बनता है स्पेशली सारा कुछ ऐसा ही है, बस उसमें एक अंतर है। क्या मैम? यहाँ पर 3 स्ट्रक्चरल जीन है, वहां 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ABCDE। ठीक है, वहां पर जो यहाँ पर ये जो एक्टिव रिप्रेसर है ना, वहां पर इनएक्टिव होता है बेटा रिप्रेसर, वहां पर इनएक्टिव होता है रिप्रेसर। ठीक है, वहां पर इनएक्टिव होता है रिप्रेसर। फिर वहां पर एक केमिकल एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। ठीक है, को रिप्रेसर के साथ फिर ये उसको एक्टिव करता है।
ये याद रखना, ये क्वेश्चन, ये आपका लैक ऑपेरॉन का था, ये आपका इंड्यूसिबल का था, ये रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के लिए। ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर वाला इंड्यूसिबल है, इनएक्टिव वाला ऐसे याद रख लेना रिप्रेसिबल ऑपेरॉन के लिए होता है। ठीक है मैम, यहाँ के डायग्राम से नहीं बनता, ठीक है, ये तो इसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको बकायदा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, अपन पूरा वहां पर पढ़ते हैं, बट जैसे इन्फेक्टिव स्टेट स्पोरोजोइट होती है, आपको यहाँ पर दिख गया मुझे सामने, दिख ले रहा, बाकी इसके डायग्राम बेस्ड नहीं बनते, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं देता वो, डायरेक्टली इसकी थ्योरी से क्वेश्चन देता है। तो आज के सेशन का उद्देश्य थ्योरी पढ़ना नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, बाकी ये सामने ही आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा होता है, स्पोरोजोइट है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे कई क्वेश्चन आते हैं एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से, तो डायग्राम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये देखो कि यहाँ पर एंटीजन में, यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। ठीक है, ये दो चेन का बना होता है, लाइट चेन और हैवी चेन, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, और यहाँ पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एक लाइट चेन है, ये लाइट चेन है, ये नीचे वाली हैवी चेन है, दीज आर द लाइट चेन्स, हैवी चेन्स एंड दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। अगर डायग्राम से क्वेश्चन आ जाए तो आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको अंतिम वॉर में बताया, डायग्राम नहीं पूछता वो, डायग्राम नहीं देगा इसके अंदर, लेकिन क्लियर होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट, जो मैं बता दूं, जो हमने ऑलरेडी अंतिम वॉर सीरीज है, मैंने इससे बेस्ड क्वेश्चन करवा दिया है सॉल्व। क्या कि मैम स्मॉलर द पार्टिकल साइज फार्दर इट मूव, और जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा वो वेल के पास होगा, बस ये क्वेश्चन इससे आता है। आप यू कैन सी लार्जेस्ट वेल्स है ये, इसके पास में लार्जेस्ट और स्मॉलर पार्टिकल साइज दूर की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट इस डायग्राम से क्लियर होता है। बाकी डायग्राम से क्वेश्चन अभी तक ऐसे नहीं पूछा है कि डायग्राम दे दिया कि ये किसका है, कि स्मॉलर द पार्टिकल साइज फार्दर इट मूव, और जितना बड़ा साइज होगा वो वेल्स के पास होंगे, दैट्स इट। बाकी खुदा ना खास्ता कभी आ जाए तो तुम्हें क्लियर होगा कि मैम ये वेल है, और हमें पता है कि लार्जेस्ट पार्टिकल साइज पास में होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज दूर होते हैं, तो आप वो आराम से कर लोगे। ठीक है, इसके बाद यहां से यस PBR 322 से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी तब कर पाओगे आपको ये पूरा याद होना चाहिए। इसको हम एक स्टोरी से याद करते हैं, आपको याद होगा, तो मैं एक स्टोरी बता देती हूँ यहाँ पर, जिस स्टोरी से हम इसे याद करते हैं पूरा। हम बात करते हैं कि दो फ्रेंड्स थे, अमर, इनके दिन की शुरुआत होती है वेकअप एट 6 o'clock। ठीक है, दो दोस्त थे, अमर एंड प्रशांत पवार, ये दो दोस्त थे, इन दो दोस्त का नाम था अमर एंड प्रशांत पवार। ये दोनों दोस्त ने सोचा मेडिकल की तैयारी करते, इकोलॉजी की क्लास लेने गए, इकोलॉजी की क्लास लेने गए जो कि हिंदी में थी। वहां टीचर कौन मिला, ब्राह्मण, वहां पर टीचर था ब्राह्मण सलमान। ये स्टोरी बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। क्या है स्टोरी कि दो दोस्त, उनके दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है, सुबह 6 बजे सो के उठते हैं। दो दोस्त का नाम था अमर एंड प्रशांत पवार। ये इकोलॉजी की क्लास लगाने गए जो कि हिंदी में थी, इकोलॉजी क्लास इन हिंदी। अब क्लास में गए तो पता होना चाहिए टीचर का नाम क्या है, कौन पढ़ा रहा है, तो टीचर का नाम था ब्राह्मण सलमान। सलमान खान वैसे मुस्लिम है, लेकिन यहाँ सलमान ब्राह्मण था, ठीक है, आपकी शिवानी मैम की तरह। तो टीचर था ब्राह्मण सलमान। तो इसमें जो अमर था उसको तो क्लास बढ़िया लगी, डेमो क्लास लगाने गए थे, उन्होंने कहा मैं तो क्लासेस में जाऊंगा। लेकिन पवार ने क्या बोला, पवार बोला उसको क्लास इतनी गंदी लगी कि रस्सी से लटक कर, रोप से लटक कर मर जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्लास दोबारा नहीं जाऊंगा। पवार साहब ने क्या बोला कि रस्सी से लटक कर मर जाऊंगा लेकिन क्लास दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे इतनी बकवास क्लास लगी। आ जाओ इस ट्रिक को यहाँ पर डालते हैं। तो देखो घड़ी में सुबह 6 बजे दिन की शुरुआत हो रही है, सॉरी दिन की शुरुआत ही गलत कर दी अपन ने। हमारे नालायक आजकल के बच्चे कहाँ उठते हैं, वेकअप एट 7 o'clock, ठीक है। तो घड़ी में 7 कुछ लगभग ऐसे ही बजते हैं, करेक्ट है ना। ये यहाँ पर 6 तो यहाँ 7 बजेंगे। तो देखो 7 बजे दिन की शुरुआत हो रही है, यानी कि ओरिजिन तो ORI रीजन हो गया। फिर दो दोस्त कौन थे, अमर, अमर का एम्पीसिलिन AMR एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, प्रशांत पवार PST PVU
PST, PVU। 1 और 2 का आएगा मैं बताती जाऊंगी, सब जगह 1 डालना है, जहां 2 और 3 आएगा मैं बकायदा ट्रिक बता दूंगी। अमर प्रशांत पवार 2 दोस्त थे, किसकी क्लास लगाने गए? इकोलॉजी, इको R1 से, इकोलॉजी की क्लास, CLA क्लास किसमें थी? इन तो जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, हिंद, ठीक है, तो इकोलॉजी की क्लास हिंदी में लगाने गए, ठीक है। टीचर TER, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टीचर था ब्राह्मण, BAMH, ब्राह्मण जैसा दिख रहा, सलमान का SAL, सलमान, टीचर था ब्राह्मण सलमान। सब जगह आंख बंद करके 1 ही लिखना है, 1 बस हिंद में 3 लिखना है, हिंदी 3 लिखना है वहां पर, बाकी सब जगह 1 लिखा है। सेकंड जहां पर है मैं ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। फिर हमने बात की कि अमर को तो क्लास बहुत बढ़िया लगी, उसने तो अटेंड कर ली। प्रशांत पवार साहब क्या बोले? पवार साहब बोले कि दोबारा, तो इसलिए सेकंड आया यहाँ पे, दोबारा आरोपी रस्सी से लटक कर मर जाऊंगा लेकिन क्लास दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पूरा ये कर सकते हैं। मैं दोबारा से ट्रिक एक बार बता दूं, सुबह ORI, सुबह 7 बजे दिन की शुरुआत हो रही है, 7 घड़ी में कुछ ऐसे ही बजते हैं। फिर अमर एंड प्रशांत पवार 2 दोस्त थे, इकोलॉजी की क्लास हिंदी में लगाने गए। टीचर था TETR, टीचर था ब्राह्मण सलमान। उसमें पवार साहब ने क्या कहा? दोबारा क्लास नहीं जाऊंगा, चाहे रस्सी, आरोपी रोप रस्सी से लटक के मर जाऊंगा लेकिन क्लास में दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ऐसे अभी आरोपी रीजन ऑफ यहाँ पर क्या होता है पूरा, ये बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चन आता है जो मैंने ऑलरेडी अंतिम वार में आपको करवाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो एक ये आता है, ठीक है। फिर यहां से भी आई थिंक नीट 2025 या 24 लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, साल मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट यस लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ से भी। तो बकायदा ही लेबलिंग पता होनी चाहिए कि दिस इज द मोटर, ये आपकी इसके ऊपर वाली ये फोम ब्रेकर है। उसमें क्वेश्चन फोम ब्रेकर से ही पूछा था, ABCD दे देते हैं, फिर पूछते बताओ फोम ब्रेकर कौन सा है या मोटर कौन सा है, या फिर लेबलिंग दे देंगे आपको करने के लिए। तो ये डायग्राम आपको बकायदा कि दिस इज द मोटर, ये आपकी जैसे से घूमती है फोम ब्रेकर है। इसके नीचे ये आपको फ्लैट ब्लेडेड एम्पलर दिख रहा है, यहाँ पर कल्चर ब्रोथ है, ये स्टेराइल एयर निकलता है यहाँ से, स्टेराइल एयर है, ठीक है। यहाँ से स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन जाती है, एसिड बेस pH होता है यहाँ पर कंट्रोल के लिए। तो बकायदा एक एक लेबलिंग की मोटर क्या है, फोम ब्रेकर कौन सी है, फ्लैट ब्लेडेड एम्पलर कौन सा है, स्टेराइल एयर के लिए स्टीम फॉर स्टेरलाइजेशन, एसिड बेस pH, एक एक लेबलिंग इसका सिंपल स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर का शुड बी ऑन योर फिंगर टिप, ठीक है। ये स्पैगर्ड स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर है, वैसे अधिकतर क्वेश्चन इससे आता है, इससे नहीं आता है अभी तक, तो सिर्फ इसी से आया है, डायग्राम से क्वेश्चन पूछा है तो, बट फिर भी दे रखा है तो आप देख लेना यहाँ पर गैस एंट्रीमेंट कहाँ होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, इसलिए आप इस तरीके का यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ठीक है। इससे 19 अगर बायोरिएक्टर से क्वेश्चन बनाना 99.9% मतलब डायग्रामेटिकली अगर बनाना है तो, थ्योरेटिकली भी 90% तो यहीं से बनता है सिंपल टैंक वाले से, और 99.9% अगर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन बनाना तो इसी के डायग्राम से बनेगा, बट 0.1% में भी ये मैंने दे रखा है, ठीक है। फिर प्रो इंसुलिन इंसुलिन पे यही बनता है कि भाई जो मेच्योर इंसुलिन है उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो है सी पेप्टाइड का वो नहीं होता, ठीक है। ये देखो प्रो इंसुलिन दे रखा है, ठीक है, इससे ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया। जो प्रो इंसुलिन है उसमें देखो ये बी पेप्टाइड तो है ही, ये ए पेप्टाइड तो है ही, साथ में सी वाला भी है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच है। आप इसमें देखो ये सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया मेच्योर फॉर्म में। तो इसमें भी डायग्राम से नहीं आते हुए मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो क्वेश्चन यही आता है कि मेच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होता, सिर्फ ए और बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े हुए वो सारी चीजें हैं, ठीक है। पिरामिड से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से देख सकते हो कि इसमें अपराइट शेप है, नंबर की बात चल रही है, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर और अपराइट शेप में, फिर वो आपको क्लियर होना चाहिए, वो थ्योरेटिकली वाला पार्ट है कि भाई ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप ट्री इकोसिस्टम में होता है, लेकिन नीट में क्वेश्चन एज आई ऑलरेडी डिस्कस फॉरेस्ट इकोसिस्टम से आता है। उसका डायग्राम जैसे बताऊं कि जैसे कि इन्वर्टेड का बना के दिखाऊं कि जैसे कि एक ट्री है, ठीक है, इस एक ट्री पर मान लो 50 पक्षी बैठे हैं, इस 50 पक्षी पर हो सकता है 500 पैरासाइट्स हो, ये एक ट्री है, इस पर 50 बर्ड्स बैठे हैं, ये पैरासाइट हो गए, ठीक है। नंबर की बात चलेगी तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड शेप हो गया, ट्री इकोसिस्टम, लेकिन क्वेश्चन कभी ट्री इकोसिस्टम नहीं होता ऑप्शन में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आएगा। स्पिंडल शेप कैसे, ये देखो एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है,
इस पर वही 50 पक्षी बैठे हुए हैं, बर्ड्स हैं 50, इनको हो सकता है 10 हॉक ही मिलके खा जाए। तो ये स्पिंडल शेप हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें वही ट्री इकोसिस्टम, लेकिन एज आई टोल्ड यू ट्री इकोसिस्टम के नाम से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास देखते ही क्लियर पता चल रहा है कि मैम ड्राई वेट दे रखा है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास यू कैन सी अपराइट शेप दे रखा है, जो कि पिरामिड ऑफ बायोमास किसमें होता है, थ्योरेटिकली पढ़ते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा कि वो होगा, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। ये देखो इन्वर्टेड इको पिरामिड ऑफ बायोमास दे रखा है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जो है आपका अपराइट शेप का है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा जूल में दे रखा है, तो क्लियर हो रहा है कि मैम ये पिरामिड ऑफ एनर्जी और हमेशा अपराइट शेप का ही होता है बेटा। ठीक है, गॉट इट। 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। थ्योरी तो आप डायग्राम, थ्योरी तो अपन देख ही लेते हैं, अभी यहाँ पर मकसद डायग्राम का है, तो बकायदा ये देके ABCD दे देता है कि जैसे इन्वर्टिब्रेट्स में दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 70% इंसेक्ट है, फिर अदर ग्रुप ऑफ एनिमल, फिर मॉलस्क और यहाँ क्रस्टेशियंस आते हैं। ऐसे ही वो दे देता है कि यहाँ पर वर्टिब्रेट्स का दे दिया, ये मैं फिशेस की जगह ABCDE लिख देगा, आपको फिल करना है कि यहाँ पर फिशेस है, ये मैमल्स, एम्फिबियंस और बर्ड्स और रेप्टाइल्स ऐसे आएंगे। सेम ऐसे प्लांट्स में देता है कि यहाँ पर फंगी और एंजियोस्पर्म है, फिर एल्गी है, फिर लाइकन है, या मॉसेस और फर्न्स और एलीज है। तो ये आपको एज इट इज डायग्राम दिमाग में स्कैन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने बताया, ये ABCD दे देता है, तो आपको पता तो है थ्योरेटिकली कौन कितना ज्यादा है क्या है, बट डायग्राम बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें ABCD मार्किंग करके दे देता है, जो आपको पता होता है। यहाँ से कई बार ही पूछा जा चुका है, इनवर्टिब्रेट ग्रुप से भी काफी आता है, प्लांट ग्रुप से भी काफी आता है, और ऐसा नहीं वर्टिब्रेट से नहीं आता, यहाँ से भी आता है। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है इस डायग्राम से भी, सो मेक इट श्योर इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है बेटा जी, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट दिस। तो पूरी NCERT के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे हमने इस पर्टिकुलर सेशन में कवर किए हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।